अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेस चेयरफुल लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक थोड़ी बहुत बोल सकती हूँ। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी इश्क दा रंग सफ़ेद पार्ट 4। स्टोरी शुरू करेंगे लेकिन थोड़ी सी प्रीवियस पार्ट सुना देते हैं लास्ट सीन तक। तो लास्ट सीन तक हमने यही जाने थे कि माधवी की बर्ताव ने पूरी तरह से आरुषि को हिला के रख दी थी। शायद आरुषि ने कभी नहीं सोची थी कि माधवी की चीज़ें उसे इस तरह से अफेक्ट करेगी। वो पूरी बेचैन हो जाती है और तो उसे ये पता चलती है अपनी दादाजी से, जो उसकी दादी जी जो थी वो भी विधवा ही थी। आरुषि के मन में बहुत सारे चीज़ आते हैं। वो केवल माधवी के ही बारे में सोच रही थी। बार बार उसकी आंखों के सामने माधवी की डर, सहमीपन और दर्द मानो हर थोड़ी देर में आरुषि की आंखों के सामने आ रहे थे। एक अजीब ही उलझन में पूरी तरह से उलझ चुकी थी आरुषि। मन में बहुत सारे सवाल। माधवी के पास जिंदगी संवरने की मौका तो है, लेकिन माधवी ऐसा कभी करेगी नहीं। वो खुद को पूरी तरह से मिटाने की कगार पे है और यही चीज़ न जाने क्यों आरुषि को बार बार पिंच कर रहे थे। देखते देखते रात होते हैं और वो सोने की हर वो कोशिश करती है लेकिन होते नहीं है। न जाने माधवी की चीज़ें क्यों उस पर हावी हो रही थी, जो चाहकर भी वो मिटा नहीं पा रही थी। और देखते देखते रात बीत जाते हैं। उस रात आरुषि सो ही नहीं पाती है। उसकी पूरी नींद उड़ चुकी थी, खास करके माधवी की वो जो वीडियो थी वो देख के। जैसे ही सुबह होती है वो सूर्य नमस्कार करती है, फ्रेश वगैरह होके अच्छे से, और उसके बाद वो नीचे चली जाती है। यही थी प्रीवियस पार्ट के लास्ट सीन। अब आगे जैसे ही आरुषि हॉल पे आती है तो देखती है उसके दादाजी बैठे हुए हैं और आरुषि को देख के बोलती कि क्या बात है, आज थोड़ा अर्ली उठ गए क्या दादा? कहाँ अर्ली? सही टाइम पे तो उठे। बेटा तबीयत ठीक है तुम्हारा? आज चेहरे पे चमक थोड़ी कम है। तभी आरुषि थोड़ी शॉक्ड होती है और अपने दादाजी को देखते बोलती कि दादाजी एक बात बताइए, मतलब क्या इंसान सुबह सुबह उठेंगे, थोड़ी थोड़ी वो स्लीपी स्लीपी सी मूड होंगे तो चमक कहाँ है? देखो बेटा, दादा हूँ तुम्हारा, ठीक है? मुझे ना चीज़ों को सिखाने मत आओ। सुबह उठ के तुम्हारी शक्ल देख के कह सकता हूँ कि तुम्हारी नींद शायद अच्छा ही होगा, और अब मुझे लग रहा है कि कल तुम ठीक से सो नहीं पाए हो। आरुषि बोलती कि ऐसा कुछ नहीं है दादा, वैसे आप लोग मेरी कुछ ज़्यादा ही फिक्र नहीं करती हो। थोड़ी देर में आरुषि की मम्मी भी आती है और बोलती कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तभी आरुषि बोल पड़ती कि बस बस मम्मी, ये दादाजी शुरू हो गए, फिर आप शुरू हो जाओगे, फिर पापा, फिर भाई, फिर भाभी, और आखिर में दिया भी शुरू हो जाएगी। तो मतलब पूरी परिवार मेरे पीछे पड़े उससे पहले मैं बता देती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तबीयत एकदम चंगा है। जो सुन के दादाजी कहती है कि ये चंगा बात सुन के अच्छा लगा मुझे। वैसे आज ब्रेकफास्ट में क्या खिलाने वाली हो? तभी एकदम से आरुषि बोलती, अपनी बहू से पूछे, मैं थोड़ी ना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। थोड़ी बहुत सुबह की मस्ती मजाक चल रहे थे। दिया भी उठ के आ जाती है। थोड़ी बहुत बाद वहाँ पे जो आरुषि की भाई है वो आते हैं, उसके पापा आते हैं, सब इकट्ठे बैठ के बात वगैरह कर रहे थे। लेकिन इतने सारे बातों में भी पता नहीं आरुषि थोड़ी सी गुमसुम सी थी। पता नहीं एक अजीब ख्यालों में, कौन से ख्यालों में थे उसे तो वो खुद भी नहीं पता। पता नहीं क्या रंजिशें चल रही थी। इधर ब्रेकफास्ट वगैरह कर ही जाते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद दिया आज भी बोलती है कि दी प्लीज़ कॉलेज छोड़ दो। आरुषि इस बार कुछ नहीं बोलती है, बोलती है ठीक है छोड़ देती हूँ। वो छोड़ देती है और उसके बाद वो अपनी ट्यूशन लेने जाती है। लेकिन आज पता नहीं वो क्या सोचती है, क्योंकि माधवी की चीज़ें सच में उसे बहुत डिस्टर्ब कर चुकी थी। वो बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी ना चाहते हुए भी। और जैसे वो एक एक करके अपनी सारी ट्यूशन ख़त्म करती है, आखिर में बस 2 बचे थे और जैसे ही एक और ख़त्म कर ली थी तो और बचे थे काजल के घर के वहाँ, और उसे काजल के घर में भी तो जानी है।
ये सोचते सोचते न जाने क्या सोचती है आरुषि कि वो ट्यूशन पर जाती नहीं है। वो एक को छोड़ के वो वापस घर आ जाती है और काजल को एक टेक्स्ट कर देती है। वो काजल, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो आज तो मैं ट्यूशन लेने जाऊंगी नहीं, तो कल आ जाऊंगी। काजल थोड़ी कंसर्न में पूछती है कि क्या हुआ, तबीयत ज़्यादा ख़राब है क्या? तू तो ऐसे ट्यूशन वगैरह मिस नहीं करती। हाँ तो बस ऐसे ही, बस ठीक नहीं है। न जाने क्यों आरुषि की मन नहीं कर रही थी माधवी की सामना करना, माधवी की वही दर्द भरी चेहरे को देखना। शायद हिम्मत नहीं हो रही थी या अब वो दर्द को महसूस करना नहीं चाह रही थी। पता नहीं क्या सोच रही थी आरुषि, लेकिन वो जाती नहीं है, वो वापस घर चली जाती है। आरुषि अपने दादाजी के साथ बैठ के बात करने लगती है। थोड़ी देर में उसकी मम्मी भी आती है और आरुषि को देख के ही पूछती है कि आज इतनी जल्दी कैसे। आरुषि अपनी मम्मी के और घूर के देखती है और बोलती है, पहले तो एक बात बताइए मम्मी, मैं लेट आती हूँ तब भी दिक्कत होती है और आज जल्दी आ गई तो भी सवाल कर रहे। बनती भी तो है ना बेटा, क्योंकि इन दिनों तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, क्या पता अचानक तबीयत ख़राब लग रही है और तुम आ गई। आरुषि बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस थोड़ी सी शिद्दत है तो एक ट्यूशन छोड़ दिया आज के लिए। अच्छी काम करी हो, कुछ तो आई दिमाग में कि थोड़ी बहुत रेस्ट की भी ज़रूरत है। हाँ ठीक है मम्मी, क्या सुनाना, थोड़ी बहुत चाय दे दीजिए तो दिन बन जाएगी मेरी। तो चाय बना ले, वो चले जाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पे पूर्वा, दिया और आरुषि की मम्मी चाय लेके आ जाते हैं। थोड़ी बहुत बातचीत वहाँ पे हो रहे थे, दादाजी भी बात कर रहे थे, लेकिन उन सारी बातों में न जाने फिर से आरुषि खो सी जाती है और कहीं ना कहीं आरुषि के ख्यालों में माधवी ही थी। माधवी की चीज़ें इस हद तक उसे अफेक्ट करेगी शायद उसने कभी नहीं सोची थी। कुछ ज़्यादा ही वो अफेक्ट हो चुकी थी और शायद अब वो यही सोच रही थी कि इतना अफेक्ट नहीं होने देनी है चीज़ों से, और इसीलिए शायद आज उसने काजल के वहाँ से जाने से खुद को रोक लिया। यही सारी चीज़ सोच रही थी। चाय वगैरह पिए जाते हैं, शाम होते होते उसके पापा और भाई आ जाते हैं। सब थोड़ी बहुत वहाँ पे जैसे बातचीत होते हैं। दूसरी ओर माधवी को पता नहीं थी कि आज आरुषि आई ही नहीं, तो वो क्या करती है, चूल्हे पे चाय चढ़ा चुकी थी और चाय बना के टाइम के अनुसार जैसे ही हॉल में रखती है तभी काजल नोट करती है और बोलती कि बहनी चाय, आप तो चाय पीती नहीं है। तभी माधवी बोलती है कि वो सारा की टीचर जो वो आने वाली है उनके लिए। काजल बोलती है कि वो बहनी वो आज नहीं आएगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसने मुझे टेक्स्ट कर दी थी। माधवी इस बात पर कुछ नहीं कहती है, वो बस काजल की चाय की कप रखती है और दूसरी कप लेके किचन की साइड पे चली जाती है। जब आती है वापस तो देखती है काजल की गोद में उसका बेटा रो रहा था, तो वो अपनी गोद में ले लेती है और बोलती कि ताई आप चाय पीजिए, और थोड़ी साइड में जाके टहलने लगती है ताकि बेबी शांत हो जाए। तभी एकदम से जो सारा है वो आती है काजल के पास एक नोटबुक लेके। अत्या वो टीचर आंटी नहीं आएगी? सारा काजल को अत्या कहकर बुलाती है। तभी एकदम से काजल बोलती है कि बच्चा, तुम्हारी टीचर आंटी की ना आज तबीयत ठीक नहीं है, वो कल आ जाएगी। कुछ चाहिए तुम्हें? अत्या वो मुझे ना ड्राइंग करनी थी, क्या आप मेरी मदद करोगे? बिल्कुल बच्चा, बोलो क्या आर्ट करनी है। थोड़ी बहुत वो ड्राइंग में लग जाती है, लेकिन जब वो ड्राइंग की वो स्केच बुक देखती है ना सारा की, तो उसमें कुछ वो ड्राइंग देखने लगती है। अब वो छोटी बच्ची है, उससे जितना हो पाती है उतना वो आर्ट करने की कोशिश करती है। तो जब वो देखती है तो वहाँ पे देखती है कि वो तीन जो है इंसानों की थोड़ी बहुत समझने वाली शक्ल बना चुकी है लाइन बना के। काजल थोड़ी सी हंस पड़ती है, बोलती कि बच्चा ये क्या है। तभी सारा बहुत क्यूरियोसिटी में वो चीज़ दिखाती है। अत्या ये छोटा सा ना, ये मैं हूँ, ये आई और ये बाबा। बाबा सुनते ही काजल के चेहरे पे जो स्माइल थी वो थोड़ी सी फीकी सी पड़ गई थी। आगे अगर बाबा के बारे में कुछ सवाल पूछेगी सारा तो काजल क्या जवाब देगी कि उसके बाबा नहीं है, छोटी बच्ची है वो। तभी एकदम से सारा बोल पड़ती है, अत्या जब बाबा वापस आ जाएंगे तो आई खुश हो जाएगी ना, आई फिर से हंसेगी ना।
ये बात सुनते ही मानो काजल की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। जवाब कुछ नहीं थे उसके पास। वो बस सारा के सर पे सहलाती है थोड़ी सी। बच्चा तुम आर्ट करो, हाँ अत्या अभी आती है। ये बोल के उठती है, माधवी की ओर देखती है। माधवी उसके कमरे में ही जा रही थी क्योंकि काजल का बेटा उसके गोद में ही सो गया था। जैसे ही माधवी बेबी को सुला के एकदम से कमरे से निकलेगी तभी काजल उसके सामने आती है। माधवी की हाथ पकड़ते दूसरे कमरे में लेके जाती है। तभी माधवी बोलती कि ताई क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? वही बात करनी है। क्या आपको नहीं लगती कि आप अपनी ज़िंदगी बस बर्बाद करने में उतर आई हो? क्या आप खुद के बारे में और एक बार हमारी सारा के बारे में नहीं सोच सकते? अपनी ज़िंदगी को एक दोबारा मौका नहीं देना चाहती आप? इससे आपके साथ साथ सारा की भी ज़िंदगी संवर जाएगी। जो बच्ची जिसको अभी तक ये समझ नहीं आई कि उसके बाबा इस दुनिया को छोड़ के बहुत दूर चले गए हैं, जहाँ से कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन आज वो ये कह रही है कि जब बाबा आएंगे तब शायद उसकी आई हंसेगी। ये बात सुनते ही माधवी चुप हो जाती है। चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, बस अपनी सर थोड़ी सी झुका दी थी। काजल उसकी दोनों शोल्डर पकड़ती है, बोलती वही नहीं, ये बस बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं है। अभी आपके पास एक मौका है अपनी ज़िंदगी को संवरने की। बस आप एक बार कहे, वही प्लीज़ एक बार मौका दीजिए खुद को, खुद की ज़िंदगी को। अभी तो बस शुरू हुई है आपकी चीज़ें, आगे ज़िंदगी और खूबसूरत हो सकती है। बस एक बार आप हाँ कह दीजिए, मैं पूरी दुनिया से लड़ लूँगी। लेकिन फिर भी माधवी की मुँह से कुछ नहीं आती। माधवी एकदम से अपनी शोल्डर से काजल की हाथ हटाती है और बोलती है कि थाई, ये बात आप 1000 बार कहो तब भी मेरा जवाब एक ही होगी। बुझी हुई ज़िंदगी में उजाले की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मैं करती नहीं हूँ। जो है वो मैं मान चुकी हूँ। जो आप सोच रही है वो कभी नहीं होगी, और यही सच्चाई है। नहीं वही नहीं, ये सच्चाई नहीं है। बस आप ये झूठी ज़िंदगी में खुद को फंसा रही हो और कुछ नहीं है, लेकिन यही सच्चाई है ताई, और इस सच को मैं मान चुकी हूँ। ये बोलते हुए माधवी वहाँ से चुप से चली जाती है। काजल की आंखों में से एक बूंद आंसू गिर जाती है। वो आंसू को पोंछते हुए एकदम से बैठ जाती है बेड साइड पे। सोचने लगती है, हाँ काजल ने इससे पहले भी कई दफ़ा माधवी से इस बारे में बात करी थी कि उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए, एटलीस्ट खुश तो रहे वो। लेकिन शायद उसकी खुशी भी मर चुकी थी। ऐसे ही थोड़ी बहुत वक्त बीतने लगते हैं। रात होते हैं, आरुषि की वहाँ पे सब डिनर वगैरह करके सोने जाते हैं। आरुषि भी आज ये तय कर ली थी कि आज किसी भी हालत पे उसे सोनी है, नींद पूरी करनी है। लेकिन कहते हैं ना, हम जो सोचते हैं वो कभी होते नहीं हैं। आरुषि काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद थोड़ी बहुत गहरी नींद में चली ही गई थी। बस 5 मिनट ही हुए थे, लेकिन उसकी नींद बुरी तरह से टूटती है। नींद में उसको माधवी नज़र आती है। उसका वो डर उसके सामने थी। माधवी की वो शक्ल जो डर के मारे पूरी सिमट गई थी, वो सहमीपन, वो दर्द। एकदम से जब वो चेहरा उसके सामने नज़र आती है, उसकी नींद टूट जाती है, उठ के बैठ जाती है, अपनी सर पकड़ के बैठ जाती है कि ये क्या मुसीबत है, हे भोलेनाथ, क्या है ये, क्या हो क्या रही है मेरे साथ, क्या चल क्या रही है। दिमाग में बस माधवी जी ही क्यों घूम रही है, उनका वो डरा हुआ चेहरा, वो सहमीपन, वो दर्द। जब भी चेहरे के सामने आ रही है मैं बेचैन हो रही हूँ। क्यों? ऐसे में मुझे नींद कैसे आएगी? प्लीज़ प्लीज़ ये सारी चीज़ मेरे दिमाग से हटा दीजिए ना प्लीज़। मुझे बस एक नींद चाहिए। खुद से बात करती है थोड़ी बहुत, और उसके बाद वो थोड़ी और कोशिश करती है नींद की, पर कोई फ़ायदा नहीं। हार मान के एक बुक पढ़ने लगती है ताकि थोड़ी बहुत अपना माइंड को डाइवर्ट कर सके। 2:30 बजे तक ये सिलसिला चलती रहती है और आखिर 3 बजे तक उसे थोड़ी सी नींद आ जाती है, लेकिन 5 बजे तक वो नींद भी टूट जाती है। फिर भी वो थोड़ी और कोशिश करती है, लेकिन नींद दोबारा आती नहीं।
जैसे तैसे उठ जाती है, अच्छे से फ्रेश वगैरह हो जाती है, थोड़ी बहुत टेरेस में जाती है, टहलने लगती है और फिर सूर्य नमस्कार करके वो नीचे आ जाती है थोड़ी बहुत अपनी दादाजी के पैर छू के बातचीत करते करते। उसकी मम्मी भी उठती है। अब सारे घर के धीरे धीरे उठने लगते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और सेम रूटीन। और फिर वो अपनी ट्यूशनी में जाने लगते हैं। लेकिन आज उसे काजल के घर में भी जानी है, ये बात उसे भी पता थी। लेकिन वो दूसरे ये चीज़ भी सोच रही है कि जब जब वो माधवी के सामने होती है, पता नहीं कुछ अलग ही दर्द उसे महसूस होती है, जैसे कि माधवी के दर्द को वो अपनी ओर खींच रही है, जो वो चाह तो नहीं रही है, लेकिन कुछ चीज़ कहते हैं ना हमारे हाथ में नहीं होते। आरुषि के साथ भी कुछ ऐसी ही चीज़ें हो रही थी, जैसे कि वो चाहकर भी अपने आप को नहीं रोक पा रही थी ये सारी चीज़ों से इफ़ेक्ट होने से। और अब धीरे धीरे वो अपनी जो ट्यूशनी वगैरह है वो लेने लगती है। दोपहर में घर जाती है, लंच करती है और वापस निकल जाती है। और आखिर में वो जा पहुंचती है काजल की बिल्डिंग में अपनी आखिरी ट्यूशन लेने। और जब वो ख़त्म हो जाती है, अब जाने की बारी थी काजल के घर में। लेकिन वो थोड़ी सी सोच रही थी, क्या उसे जाना चाहिए? ऑलरेडी माधवी की चीज़ें उसे इतनी हद से ज़्यादा परेशान कर दी है कि उसकी नींद उड़ गई। अब पता नहीं माधवी की फिर से वो दर्द भरी चेहरा जब उसके सामने आएगी, वो क्या करेगी? जबकि वो इन सारी चीज़ों से थोड़ी बहुत अपनी माइंड को डाइवर्ट करना चाहती है इस वक्त फ़िलहाल। वो उस घर से निकलते ही काजल की घर के दरवाजे तक आती है। पता नहीं सोच रही थी कि एक दफ़ा वो ये कह रही थी खुद से कि शायद नहीं जाना ठीक रहेगी, लेकिन दूसरी दफ़ा वो ये कह रही थी कि सारा को भी तो पढ़ानी है। अलग ही दुविधा में थी वो। फिर वो अचानक से अपनी मुंह मोड़ लेती है, जैसे कि शायद अभी वो वहाँ से चली जाएगी कि तभी काजल की घर की दरवाज़ा ओपन होती है। काजल बाहर आती है और वो एकदम से घूरते हुए देखती है आरुषि को और बोलती कि ओह हेलो मिस आरुषि सिंह, क्या हो गई, कहाँ जा रही हैं आप? अरे मेरे घर के दरवाजे तक आप आ गई थी, क्यों आपसे नॉक करी नहीं गई या आप जाने की कगार पे है? आरुषि दूसरी तरह पलट चुकी थी। वो अपनी टंग को हल्की सी बाइट कर लेती है और आंखों को बंद मन ही मन सोचती कि ये इसकी अलग ही सीन है, इसको पता नहीं कैसे पता चल जाती है। तभी वो काजल की ओर पलटती है। काजल जो अपनी दोनों हाथों को फोल्ड करके खड़ी थी और एक टक आरुषि की ओर देख रही थी और इंतज़ार कर रही थी आरुषि कुछ बोले। आरुषि हल्की हुए में जवाब देती है, वो ना मैं नॉक करने ही जा रही थी, तो वो याद आई कि मैं अपना पेन छोड़ के आई हूँ वो वहाँ पर, तो मैं ना वो लेके आती हूँ। और यही बोलते हुए वो पलट के सीधा उसी घर में जाती है जहाँ से वो अभी निकली थी। दरवाजे पे नॉक होती है, दरवाज़ा ओपन होता है, वो अंदर जाती है। थोड़ी देर में एक हाथ में पेन लेते हुए बाहर आती है, काजल की ओर दिखाते हुए बोलती है, हाँ वो ना बस यही छोड़ के मतलब आ गई थी। तभी काजल बोलती कि हाँ तो ठीक है, जितनी टूटी फूटी हुए में तू कह रही है ना, मुझे ना ऐसा लग रही है कि मैंने तेरी चोरी पकड़ ली है, कुछ ऐसा है क्या? तभी आरुषि घूर के काजल को देख के बोली कि तू ना कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी है, ऐसा वैसा कुछ ही नहीं है यार, मैं तेरे घर ही आने वाली थी, बस वो पेन छोड़ दी थी। हाँ हाँ ठीक है, चल अंदर चल। और दोनों घर के अंदर आते हैं। जैसे ही आरुषि घर के अंदर आती है, सारा भाग के आती है और एकदम से आरुषि को हक कर लेते हैं, बोलती कि टीचर आंटी आप आ गए। आरुषि भी अच्छे से गले लगाती है सारा को, थोड़ी सी झुकती है और बोलती कि हाँ बेटा मुझे तो आनी ही थी ना, क्योंकि मुझे आपको पढ़ानी भी थी। तो अच्छा तो आप कल क्यों नहीं आई? कल क्यों नहीं आई? वो एक्चुअली क्या है ना बेटा, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए नहीं आई। अच्छा, तो थोड़ी बहुत बातचीत होती है और वो उस जगह पे जहाँ पे वो सारा को लेके बैठती है पढ़ाने के लिए, वहाँ पे वो जाती है हॉल के साइड में और सारा भी नोट वगैरह सब निकाल के रखती है आरुषि के सामने। आरुषि उसे पढ़ाने लगती है। काजल पूछती है कि सच में तेरी तबीयत ठीक नहीं है? आरुषि बोलती है अब क्या तू मतलब जासूसी करने लगी है कि ऐसे जो सवाल पे सवाल कर रही है? ठीक है तबीयत मेरी नहीं थोड़ी शॉकिंग है, क्योंकि तेरी तबीयत ख़राब होने पर भी तू ट्यूशन ही मिस नहीं करती, तो इसीलिए पूछी मैं। हाँ तू मेरे घर आने से चीज़ों को मिस करती है। तभी एकदम से आरुषि भी बोलती है बस भी कर, ऐसा कुछ नहीं है, तू ना कुछ ज़्यादा मत सोच।
तो थोड़ी बहुत बातचीत होने लगती है। माधवी को आरुषि की आवाज़ सुनाई दे चुकी थी और वो किचन में ही कुछ काम वगैरह कर रही थी। इधर आरुषि भी पूरी मन से सारा की पढ़ाई कराने लगती है और एकदम से सारा अपनी ड्राइंग की स्केच बुक आरुषि के सामने देती है। आरुषि एकदम से सारा की ओर देख के बोलती कि बेटा ये क्या है, आपको ड्राइंग करनी है? जो सारा है वो अपनी सर हिला देती है कि अच्छा ठीक है फिर जैसा आप कहो। आरुषि वो ओपन करने लगती है, धीरे धीरे पन्नों को बदलती है। जैसे पन्नों को वो पलट रही थी ना, उसे ऑलरेडी बहुत सारे जो वो ड्राइंग करी थी वो दिखाई दे रही थी और उसमें जो कल काजल को सारा ने दिखाई थी वो भी वो देख लेती है। वो बस देखती तो है पर कुछ बोलती नहीं है। वो एक नया पेज ओपन करके एकदम से रखती है सारा के सामने और बोलती कि चलो बेटा कहो क्या ड्राइंग करनी है तुम्हें। तभी सारा क्या करती है, वो पेज वो वापस करती है जो कल उसने ड्राइंग करी थी। तभी वो बोलती है कि ये ना मुझे ठीक से करनी है, क्या आप मेरी मदद करोगी? आरुषि थोड़ी चुप होती है और सारा की ओर देखती है। सारा बोलती कि बोलो ना टीचर आंटी, क्या आप मेरी मदद करोगे? तभी आरुषि बोलती कि हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, चलो आर्ट करो, आप ड्राइंग करो। तो वो करने लगती है। आरुषि चुप बैठी बस सारा को देख रही थी। तभी आरुषि पास में बैठी काजल की ओर देखती है। शायद काजल समझ चुकी थी कि आरुषि क्या बोलने वाली है। काजल की सर झुक जाती है, वो कुछ नहीं बोलती है। काजल की जो बेटा है वो एकदम से रोने लगता है कमरे में, तो काजल उठ के चली जाती है और इधर आरुषि सारा को ड्राइंग करा रही थी। थोड़ी देर में जब वो ड्राइंग कंप्लीट होती है सारा बहुत खुश होती है। वो बहुत अच्छी बनी थी, कल से बेहतर बनी थी। तो एकदम से वो क्या करती है, आरुषि को थोड़ी हक कर लेती है कि ये ना बहुत अच्छी बनी है, थैंक यू। अगर आप कल आते ना तो मेरी ये तो कल बन जाती ना, आप क्यों नहीं आए? हाँ बेटा ठीक है, बोली तो है ना तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। टीचर आंटी एक चीज़ देखोगे आप? आरुषि थोड़ी हंसते हुए सारा की ओर देखती है और बोलती कि अच्छा आपको मुझे कुछ दिखानी है? आप देखोगे? हाँ हाँ बेटा बिल्कुल, दिखाओ क्या दिखानी है। तभी सारा अपनी बैग में से एक पिक्चर निकालती है और आरुषि के सामने रखती है। आरुषि की ज़्यादा ध्यान तो थी नहीं क्योंकि वो ड्राइंग करने में मदद कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए मानो उस पिक्चर में उसकी नज़र जाती है, आंखें हल्की सी जाती है। फिर वो ड्राइंग की वहाँ पे जाती है, लेकिन तुरंत वो अपनी नज़रों को उस पिक्चर के वहाँ पे ले आती है और वो पिक्चर हाथ में लेती है। वो पिक्चर हाथ में लेती ही मानो वो स्तब्ध हो गई है। उसकी आंखें थोड़ी सी बड़ी हो गई है, थोड़ी सी चमक गई थी। वो थोड़ी सी शॉक थी उस पिक्चर में उस इंसान को देख के। वो पिक्चर में दो इंसान थे, लेकिन जो आरुषि है जिस पर उसकी नज़र थी मानो वहीं पे थम सी गई हो। वो थोड़ी सी शांत सी हो गई हो, उसकी नज़रें नहीं हट रही हो। तभी सारा एकदम से उठ के खड़ी होती है, अपनी एक उंगली से उस पिक्चर के ऊपर रखती है और दिखाती है, ये ना मेरी आई है और ये मेरे पापा। आरुषि के कान में ये गूंज तो रहे थे, लेकिन वो समझ कुछ नहीं पा रही थी। उसकी नजरें ही नहीं हट रही थी माधवी के ऊपर से। माधवी ने एक बेहद ही खूबसूरत साड़ी पहनी थी, फुल श्रृंगार में थी। माथे पे सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, नथनी भी पहनी थी। काफ़ी खूबसूरत लग रही थी माधवी उस पिक्चर में। और सबसे खूबसूरत चीज़ उस पिक्चर में माधवी की हंसी थी, जो बहुत अट्रैक्टिव थी। माधवी की पूरे चेहरे खिला रही थी उस हंसी में। आरुषि शॉक थी, बस एक टक उस पिक्चर को बस देख ही रही थी। माधवी की एक अलग ही छवि नजर आ रही थी उस पिक्चर में आरुषि को, जिससे वो नजरें ही नहीं हटा पा रही थी। जिन आंखों को उसे खालीपन नजर आई थी माधवी की, उस पिक्चर में उन्हीं आंखों में खुशियां छलक रहे थे। जिस चेहरे पर केवल मायूसीपन नजर आई थी आरुषि को, इस पिक्चर में उस चेहरे पर बस चमक ही आ रहे थे खुशी के। जिन होठों पे शायद दर्द भरी एहसास नजर आई थी, उन होठों पे मुस्कान थे माधवी की, जो नजरें नहीं फेर रही थी, हटा नहीं पा रही थी। क्या इतनी खुश थी माधवी?
तब की माधवी और आज की माधवी में ज़मीन आसमान की फ़र्क है। तब की माधवी एक जिंदा दिल, खुशियों से भरी एक इंसान, और अब की माधवी जो शायद जिंदा लाश है, शायद अपनी बेटी के लिए जैसे तैसे जी रही है। हारुषी मानो तब की माधवी और अब की माधवी की फ़र्क को समझने की कोशिश कर रही थी, बड़ी शांति से एक टक पिक्चर की ओर देखती हुई। तभी सारा बोलती कि बोलो ना टीचर आंटी, मेरे बाबा जब वापस आएंगे तो मेरी आई बिल्कुल ऐसी हो जाएंगी ना इस पिक्चर की तरह। मेरी आई कितनी सुंदर है ना, हाँ देखो ना कितनी प्यारी है। ये बात जैसी ही आरुषि की कान में गूंजती है, उसके हाथ से वो पिक्चर गिर जाती है। वो झुक के वो पिक्चर उठाती है और एक बार सारा की ओर देखती है। मासूम सी, एक आशा की तरह उसकी ओर देख रही है, जैसे जो वो बोलेगी वो हो जाएगी। लेकिन आरुषि के पास इसके जवाब थे नहीं। वो बड़ी प्यार से सारा को अपने करीब करती है, उसकी सर पे सहलाती है, उसकी फॉरहेड पे किस करती है और बोलती कि बच्चा, आप बाबा आ जाएंगे बाद में, पर अभी हम थोड़ी बहुत ड्राइंग कर लें। माधवी उसी वक्त चाय लेके आती है। आरुषि के कान में एक आवाज़ गूंजती है, जैसे चाय की कप वगैरह रखे जाते हैं, बिल्कुल वैसी ही। तो साइड में देखती है तो माधवी के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन थे नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, सादगी सी, मायूसी भरी। आरुषि जैसी माधवी को देखती है वो थोड़ी सी प्रॉपर सीधी होकर बैठती है और सारा को बगल में बैठाती है। माधवी तुरंत आती है सारा के पास और वो पिक्चर एकदम से ले लेती है और बड़ी स्ट्रिक्टली कहती है, बच्चा, बाबा कभी वापस नहीं आएंगे, अभी तुम्हारी आई जैसी है ना बिल्कुल वैसी ही रहेगी। ये बात सुनते ही सारा एकदम से मानो कि उसकी शक्ल एकदम से उतर सी गई हो। आरुषि बोलने लगती है कि बच्ची है अभी आप। तभी माधवी आरुषि की ओर देखती है, देखिए आप बस कुछ दिन के लिए इसे पढ़ा रही है, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। वो बच्ची है और अभी से उसे सच्चाई से वाकिफ़ करानी होगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी कोई उम्मीद रखे इन सारी चीज़ों में कि उसके बाबा आएंगे, मैं पहली जैसी बन जाऊँ, जो कि नामुमकिन है, जो कभी होगी ही नहीं। जो सच है वो सच है। आरुषि बोलने लगती है, पर ये सही नहीं है, आपके पास अभी भी मौका है। इस बात पे मानो माधवी थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी काजल से उससे इस बारे में बात हुई थी और माधवी को इन सारी टॉपिक पे बात करना कतई पसंद नहीं थी। उसकी आंखों की रुतबा थोड़ी सी बदल सी जाती है। आरुषि थोड़ी चुप हो जाती है। माधवी बस इतना बोलती है, देखिए आप ताई की दोस्त हैं, मुझे मेरे बारे में कोई और बात करे ये मुझे पसंद नहीं है। मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ और ऐसे ही रहूँगी। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। इस बात पर आरुषि कुछ बोलने जाएगी कि तभी माधवी फिर से बोलती है, बेहतर होगी कि आप सारा को पढ़ाने पे ध्यान दीजिए, मेरी ज़िंदगी के बारे में ना सोचकर। ये बात बोलते ही माधवी दूसरी तरफ चली जाती है। बातें बहुत धीमी से बोली गई थी पर बहुत सख्ती से। काजल एक साइड पे कब की आके ये सारी चीज़ सुन चुकी थी। तभी सारा थोड़ी सी रोने के कगार पे थी, क्योंकि उसके आई गुस्सा बहुत कम करती है और अगर इस तरह से बात करके गई है तो थोड़ी डर सी भी जाती है। आरुषि एकदम से सारा को गले लगाती है, अरे अरे बेटा रो क्यों रही हो? हाँ कुछ नहीं हुआ है, अच्छा चॉकलेट खाओगी? वो अपनी बैग में से एक चॉकलेट निकाल के सारा के हाथ में पकड़ा देती है। काजल आके बैठती है, आरुषि काजल की ओर देखती है। उस वक्त आरुषि काजल को कुछ नहीं बोलती है। चाय जैसा का वैसा ही थी उस टेबल पर। आरुषि के लिए लाए गए थे वो चाय, लेकिन आरुषि उस दिन वो चाय पीती नहीं है। हालांकि काजल उसे बोलती है कि चाय तो पी ले, लेकिन आरुषि वो चाय पीती नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ पे होती है, जैसे तैसे वो सारा को नॉर्मल कर लेती है उससे थोड़ी बहुत बातचीत करके। जब सारा नॉर्मल होती है तब वो एकदम से उठ के खड़ी होती है, काजल की ओर देख के बोलती है कि मैं चलती हूँ।
और वो वहाँ से चुप से निकल जाती है। मानो कि माधवी की ये बातें कुछ ज़्यादा चुभी थी आरुषि के दिल पर, पता नहीं क्यों। आरुषि वहाँ से सीधा घर आती है। घर आते ही उसके दादाजी से उसकी मुलाकात, तो उसके दादाजी बोलते कि बेटा सब ठीक थे। आरुषि बस लाजमी से कह देती कि हाँ दादाजी सब ठीक थी, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। और वो सीधा अपने कमरे में आती है। कमरे में आती ही अपना बैग थोड़ी सी साइड में पटक के मारती है और चुप से बैठ जाती है, कुछ तो सोचने लगती है। थोड़ी देर में वो उठ के जाती है वॉशरूम, अच्छे से फ्रेश वगैरह हो आती है, फिर नीचे आके बैठ जाती है। उसके दादाजी उससे बात करने लगते, लेकिन आरुषि का ध्यान थी ही नहीं उनके बातों पर। वो अभी भी माधवी की उस तस्वीर पर ही टिकी हुई थी, उसी ख्याल में। वो मुस्कुराती हुई चेहरा जो उसकी आंखों से अभी तक गई नहीं थी, और दूजी ओर माधवी की कुछ बातें जो आखिर में माधवी ने कही थी आरुषि से। उसी घोर में वो अभी भी थी। तभी उसके दादाजी उसके शोल्डर पे टैप करते हैं कि बेटा ये क्या हो गया है तुम्हें? कुछ दिन से देख रहा हूँ तुम पता नहीं कौन से ख्यालों में हो। कुछ परेशानी है तो बताओ ना बेटा, दिल में ऐसे बात रखने से चीज़ों का हल नहीं निकालते हैं। अगर कुछ परेशानी है तो बताओ, हम बैठ के बात करते हैं, कोई ना कोई सलूशन आ ही जाएंगे। लेकिन आरुषि इसका कोई जवाब नहीं देती। वो सिंपली बात इतना बता देती है, ऐसा कुछ नहीं है दादाजी, सब ठीक है। थोड़ी ही देर में आरुषि के पापा और भाई भी आ जाते हैं। वहाँ पे थोड़ी बहुत फैमिली मोमेंट बनते हैं और देखते देखते डिनर का वक्त भी हो जाता है। डिनर करती है आरुषि और फिर अपने कमरे में जाती है। आरुषि की पापा आरुषि की मम्मी से पूछते हैं कि आरुषि थोड़ी चुप चुप सी है, तुमने कुछ कहा क्या? उसकी मम्मी थोड़ी सी भड़क पड़ते हैं, हाँ जैसे कि मेरे पास और काम नहीं है कोई, मैं आपकी बेटी को बस हमेशा सुनाती ही रहती हूँ। बल्कि मैं तो खुद सोच रही हूँ कि पिछले 2 दिन से पता नहीं वो थोड़ी सी खोई खोई सी है, चुप चुप सी है। ऊपर से तबीयत भी ख़राब हो गई थी। ऐसे तो होते नहीं ना नॉर्मली। तभी अखिल बोल पड़ते हैं कि बस बस मम्मी, ये जो आरुषि कहती है ना कि आप ना कुछ ज़्यादा ही सोचते हो, वो सही कहती है, इतना नहीं सोचना। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि शायद वो अपनी जॉब को लेके स्ट्रेस में है, इसीलिए शायद ठीक हो जाएगी। ऐसे सिचुएशन और भी आए हैं, तो शांत रहिए आप सब, उसको कुछ नहीं हुआ है, और अगर होंगे तो वो सीधा बता देगी। आरुषि के दादाजी भी सहमत करते हैं कि हाँ ये भी हो सकता है। थोड़ी बहुत वहाँ पे बातचीत होती है और सब अपने अपने जगह पर जाके सो जाते हैं। रात भी हो चुकी थी, लेकिन आरुषि को आज भी नींद नहीं आ रही थी। अब 2 दिन हो चुके थे, उसकी आंखों में नींद नहीं थी, और उसे ये भी बहुत अच्छे से पता थी कि अगर आज की रात भी वो नहीं सोई तो अगले दिन उसकी तबीयत बिगाड़नी ही है। वो खुद भी इस चीज़ को रोक नहीं पाएगी। वो थोड़ी बहुत अपनी भोलेनाथ से बात करती है, क्यों मेरी लगे पड़े हो आप कुछ करो ना, कुछ तो करो, नींद ला दो मेरी आंखों में, ऐसे तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मम्मी को क्या कहेंगे, सुबह होते तो वो खुद तांडव करने लगेगी अगर मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो कृपा करें मुझ पे। थोड़ी बहुत बात करके वो कोशिश करती है, माधवी की चीज़ों को सोचना बंद कर देती है। जितना सोचूंगी शायद उतनी तकलीफ होगी और उतनी परेशानी, लेकिन क्या हम जो सोचते हैं वो होते हैं? न जाने क्यों बार बार माधवी की वो चेहरा उसके सामने आ ही जाती है। अब वो इरिटेट हो चुकी थी, कोशिश करते करते कि नींद आ जाए, लेकिन आती नहीं है। जितनी दफ़ा वो कोशिश करती है माधवी की चीज़ें सामने नहीं आए, नहीं सोचे कुछ, उतनी दफ़ा मानो उसकी चीज़ें और भी ज़्यादा बदतर होते जा रहे थे। आंखें बंद करके वो चेहरा बार बार नज़र आना, वो फ्रस्ट्रेशन में आ चुकी थी। वो एकदम से उठ के बैठ के अपनी स्टडी टेबल पे चली जाती है, कोशिश करती है कि अपनी माइंड डाइवर्ट करे बुक रीड करके, लेकिन इस बार वो भी नहीं होती। वो फोकस कर ही नहीं पाती है बुक पर, और इरिटेट होके बुक को साइड में रख देती है। एक नोटबुक खोल के बैठ जाती है, पेंसिल लेती है और कुछ लिखने लगती है। लगभग 2 घंटे तक बैठ के वो कुछ लिखती है, और उसके बाद वो वहाँ पर ही अपनी सर टिका के सो जाती है लगभग 2 बजे तक। इधर सुबह ही आरुषि की मम्मी उसके कमरे में आते 5:30 बजे तक।
वैसे भी कल बात थोड़ी बहुत तो हुई थी आरुषि के बारे में, तो एक बार कि वो ठीक से सो रही है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है देखने के लिए वो थोड़ी अर्ली आ गई थी उसके कमरे में। कमरे में आते ही उनके नज़र जाते हैं बेड पे जहाँ पर आरुषि थी ही नहीं। थोड़ी फिक्र में आ जाती है। साइड में देखते ही वो देखती है आरुषि तो स्टडी टेबल पे सर टिका के सो रही है। उनको थोड़ी शॉक लगती है कि आज इस तरह से, क्योंकि आरुषि ऐसे कभी नहीं सोती है। उसे पढ़ाई करनी हो या जो भी हो वो करके अपनी बेड पे जाके हमेशा सो जाती है, लेकिन आज ऐसे टेबल पे इस तरह सोते हुए देख वो थोड़ी कंसर्न हो जाती है। आरुषि के लिए आती है, उसके सर पे सहलाते हैं, सर पे सहलाती है आरुषि। जैसे होता है ना बहुत नींद में हो और वो बस नींद में ही बड़बड़ाती है कि क्या मम्मी सोने दो ना। थोड़ी सी साइड होके अपने सर को थोड़ी सी साइड में लेके वो फिर से सो जाती है। तभी आरुषि की मम्मी की नज़र सामने उस नोटबुक पे जाती है जहाँ पे आरुषि अभी भी पेंसिल पकड़ी हुई थी। वो आहिस्ता से वो नोटबुक हटा लेती है वहाँ से और देखती है। एक्चुअली उस नोटबुक में एक स्केच आर्ट करे हुए थे। वो स्केच कुछ इस प्रकार के थे जैसे कि एक लड़की आईने के सामने खड़ी हो, तो आईने की रिफ्लेक्शन में उसका वही चेहरा, लेकिन थोड़ी अलग थे। जैसे कि आईने की इस तरफ जो लड़की थी उसके चेहरे पे स्माइल थी और सजी हुई थी साड़ी में, तो आईने की रिफ्लेक्शन की चीज़ें कुछ और ही थी। रिफ्लेक्शन में वो स्माइल नहीं थी और वो सजावट नहीं थी। कुछ देर तक आरुषि की मम्मी वो बस उस पिक्चर को एकटक देख रही थी। उनको नहीं समझ आ रही थी कि इस पिक्चर का क्या मतलब है। तभी आरुषि की नींद टूटती है। जैसी नींद टूटती है वो खुद को देखती है कि वो टेबल पर ही सो गई थी। वो अंगड़ाइयाँ लेती ही है तभी ध्यान जाती है उसकी मम्मी की ओर, जिनके हाथ में वो नोट थी। वो देखते एकदम से खड़ी हो जाती है और जल्दी से अपनी मम्मी के हाथ से वो स्केच बुक ले लेती है। बोलती है मम्मी गुड मॉर्निंग, आप इतनी सुबह? गुड मॉर्निंग तो ठीक है, तुम रात भर ये कर रही थी, सोई नहीं हो तुम? नहीं वो मम्मी क्या है ना, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि थोड़ी माइंड डाइवर्ट करे तो बस ये स्केच बना ली थी। लेकिन बेटा इसका क्या मतलब है? मुझे इस स्केच का कुछ समझ ही नहीं आ रही। कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही बना रही थी। आप क्या भी मतलब इस पे ध्यान ना दीजिए। आप इतनी सुबह सुबह मेरे कमरे में क्यों आए? वो तो बस मैं तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं वो देखने आई थी। क्या मम्मी आप भी एक बात बताओ, इतनी मोहब्बत आपको मुझसे कब हो गई? तभी उसकी मम्मी उसके कान खींचती है, बोलती कि बेटा ज़्यादा ना शहानी बनने की कोशिश ना करो तुम। मुझे पता है कि तुम इस टॉपिक को चेंज करना चाहती हो, अगर कुछ है तो बता सकती हो। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, बस नींद नहीं आ रही थी, बस ऐवी पेंसिल को घुमा लिए तो ये बन गई। अच्छा अब चलो अच्छे से फ्रेश वगैरह हो लो, चाय पियोगी? बिल्कुल मम्मी, आपकी हाथ की चाय पी के अगर दिन की शुरुआत करे तो है। हाँ ठीक है, मस्का मारना कोई तुमसे सीखे। चलो ठीक है, फ्रेश हो जाओ और अपना काम कर लो जो हर रोज़ की होती है। मम्मी ठीक है। जैसे उसकी मम्मी जाती है आरुषि एक लंबी सांस लेती है, उसी स्केच को अपने हाथ में लेती है। न जाने क्या सोचती है कि वो फिर से उसी टेबल पर बैठ जाती है, रबड़ लेती है, कुछ चेंज करती है उस स्केच में, और अगली पल वो नोटबुक से वो पन्ने फाड़ के अपने ड्रॉयर पे रख देती है लॉक करके। उसके बाद वो अच्छे से फ्रेश वगैरह होके सीधा जाती है टेरेस पे अपनी सूर्य नमस्कार करके, फिर जाती है हॉल में अपनी दादाजी के पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और यही होती है दिन की फिर से शुरुआत। अब आगे क्या होते हैं, आखिरकार उसने उस स्केच में क्या चेंज करी है, ये आगे पता चलिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।